हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर पद और शब्द में क्या अंतर है, पद क्या है और शब्द क्या है, ये आपको बताया था। आपका पहला टॉपिक है पदबंध। पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। पद बनता है शब्दों से और शब्द बनता है वर्णों से। ठीक है। तो शब्द आपका स्वतंत्र होता है, जबकि पद आपका जो है व्याकरण के नियमों में बंधा होता है। आपके पास कोई भी शब्द है, जब तक वो किसी वाक्य में, किसी व्याकरण के नियम में, वाक्य में नहीं उसे बांधा गया है, तब तक वो स्वतंत्र रहेगा। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों को जब आप एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं और उसको जो है एक सार्थक उसका अर्थ आता है, ठीक है, उसे सार्थक क्रम में रखा जाता है, तो वो आपका शब्द कहलाता है। और इन्हीं शब्दों को जब आप व्याकरण के नियमों में बांध देते हैं तो वही शब्द उस वाक्य में जाकर के वो पद कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, आपके पास यहाँ पर जैसे राम है और खाना है, दो शब्द हैं ये अलग, और ये दो स्वतंत्र शब्द हैं। ये वर्णों के मेल से बने हुए दो स्वतंत्र शब्द हैं। अब इस राम और खाने को आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप पद में या वाक्य में राम खाना खाता है, तो हमने क्या किया, इन दो शब्दों को अब हमने इसको, अब ये राम आपका शब्द नहीं कहलाएगा, ये अब यहाँ पर आपका पद कहलाएगा। तो जब तक वो शब्द है वो स्वतंत्र है, जब वो पद में आ जाता है तो व्याकरण के नियमों में वो बंधा होता है। तो यहाँ पर आपका राम पहले ही आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका खाता है ये बाद में ही आएगा। तो यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पदों का परिचय आप कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था कि हमारे बोलते समय हमारी मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती है, और इन ध्वनियों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल को, सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल आपका शब्द कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पर शब्द की एक और परिभाषा छोटी सी आप लिख सकते हैं कि शब्द वर्णों का सार्थक और स्वतंत्र समूह है। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है क धन ल धन म, तो ये आपका कलम है, ये व्यवस्थित तरीके से और ये सार्थक है। लेकिन इसी क ल और साथ में यहाँ पर क म ल, तो यहाँ पर कमल एक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। लेकिन इसी क ल और म से अगर हम इसे आगे पीछे कर दें तो ये आपका सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये आपका शब्द नहीं है। तो यहाँ पर व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शब्दों को उठाया आपने क और ल और म, इन शब्दों को उठाया और कहीं भी रख दिया, ऐसा नहीं। इससे आपका सार्थक इसका जो है मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका मीनिंग आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भाषा में विकारी और अविकारी जैसे शब्दों का अध्ययन करते हैं। विकारी में आपको बताया था क्लास 9th में, आपके 4 इसके भेद हैं, अविकारी के भी 4 भेद हैं। इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो किसी भी वाक्य को कैसे बनाया जाता है, व्यवस्थित तरीके से आप कैसे रखते हैं, क्योंकि वाक्य में पद आते हैं, शब्द वहां पर नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क ल आगे कर दिया, क बाद में लिखा, म लिखा, तो देखिए यहाँ पर भी वर्णों का, किसका, ये आपका वर्णों का क्रम है, लेकिन ये सार्थक मेल नहीं है, सार्थक और व्यवस्थित मेल नहीं है, इससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये आपका शब्द नहीं है, ये आपका शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द तभी होगा जब उसका कोई प्रॉपर अर्थ होगा, ठीक है। तो ये आप लिख चुके थे शब्द क्या होते हैं। शब्द के बाद यहाँ पर कुछ और उदाहरण हमने लिखे थे कि शब्द जो है किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे आपका आ है, तो आ कैसे बनता है, ग, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से ऐसे लिखा जाता है हलंत के साथ, और इसमें जब स्वर जुड़ते हैं तो स्वर की मात्राएं जुड़ जाती हैं। जिस व्यंजन में कोई भी आपको मात्रा ना दिखे उसमें अ की मात्रा होती, अ की मात्रा नहीं होती, उसमें अ जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर न और म है, तो म आप कैसे तोड़ेंगे इसे,
इसको जब आप अलग करें स्वर को तो म हलंत के साथ धन अ आ जाता है, या अ आगे लिख लें और म पीछे लिख लें। तो यहाँ पर आ धन ग आ, अ धन ग म, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ठीक करिए। चलिए, जैसे आगमन है तो आगमन को आप कैसे लिखेंगे, आगमन, ठीक है। तो अब देखिए आ तो है ही, ये तो स्वर ही है, इसको तो आप तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं, ठीक है। फिर गौ को कैसे लिखेंगे, ग पहले लिखेंगे हलंत के साथ, धन इसमें गौ है तो इसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। फिर आपका मो है तो मो आपका हलंत के साथ लिखा जाएगा, धन अ और धन नौ, ठीक है, सही है ये, ठीक है, नौ हलंत के साथ और ओ, ठीक है। यहाँ पर आ आपका स्वर था तो इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये तो आपका पहले से ही स्वर है। तो इनको वर्णों में ऐसे हम विच्छेदित करते हैं, वर्ण विच्छेद आप पढ़ चुके हैं, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब हम यहाँ पद बंध की बात कर रहे हैं। तो देखिए पद क्या होते हैं, जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयोग होने लगे तब वह आपका शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। यही राजा आपका अलग से आप लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पर शब्द है, लेकिन राजा का पुत्र बहुत बहादुर है, ये जो है व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपका राजा पद है, पुत्र यहाँ पर आपका पद है, बहुत यहाँ पर पद है, बहादुर पद है, क्योंकि हमने इसे एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से इसको लिखा है, यहाँ पर नियमों में यहाँ पर बांध कर लिखा है। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों से आप कहीं भी रख दें, एक व्याकरण के नियमों से और एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, तब जाकर के इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, ठीक है ना। राजा का पुत्र बहुत बहादुर है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत बहादुर पुत्र का राजा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो शब्द से आप कहीं भी शब्द रखने से आपका वाक्य नहीं बन जाता है, बल्कि उसको जो है व्याकरण के नियमों में बांधना पड़ता है, तो उस समय ये आपका पद कहलाता है। तो ये राजा आगे क्यों लिखा है, इसका कारण है। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु आपको लिखाए थे, शब्दों का सार्थक समूह है, स्वतंत्र नहीं होता है और व्याकरणों के नियमों में बंधा होता है, ये है पद की परिभाषा। सबसे पहले ये शब्दों का सार्थक समूह है, जिस प्रकार शब्द आपका वर्णों का सार्थक समूह है, ऐसे ही पद आपका शब्दों का सार्थक समूह है। ये स्वतंत्र नहीं होता है, क्यों, आप ऐसा नहीं है कि आपने पुत्र को कहीं भी लिख दिया, वाक्य बनाना है और आपके पास कुछ शब्द हैं और आपने कहीं से भी उठा दिया और कहीं पर रख दिया, नहीं, आपको देखना है कि राजा क्या है, पुत्र क्या है, बहादुर क्या है, बहुत क्या है, और उस तरीके से उसको जो है रखना है वाक्य में, तब जाकर के एक आपका प्रॉपर उसका अर्थ निकलेगा। तो स्वतंत्र नहीं होता है, उसको जो है व्याकरण के नियम में आप लिखते हैं, व्याकरणों के नियमों में बंधा होता है, ये आपका व्याकरणों के नियमों में बंधा होता है, ठीक है। चलिए, हमने अर्थ आपको यहाँ पर अंतर भी बता दिया था कल की क्लास में कि शब्द और पद में क्या अंतर है, तो कुछ अंतर हमने लिखाए थे। वर्णों का सार्थक मेल है, ये आपका शब्दों का सार्थक मेल है। एक आपका वर्णों का सार्थक मेल, तो दूसरा आपका शब्दों का सार्थक मेल है, ठीक है। यह स्वतंत्र होता है, ले जैसे कमल तालाब खिलता, ये आपका स्वतंत्र होते हैं। ये जो है पद आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं, जैसे कमल तालाब में खिलता है, तो यहाँ पर ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है किसी शब्द में, लेकिन यहाँ पर व्याकरणों के नियमों से जो है अनुशासित होते हैं, ठीक है। अनुशासन का मतलब क्या है, अगर कमल को आगे लिखना है तो आगे ही लिखना है, आप पीछे नहीं लिख सकते हैं, तो ये जो है अनुशासित तरीके से नियमों से इसको रखा जाता है। फिर नहीं बदलता है, जैसे पढ़ है, लेकिन ये आपका वाक्यों की आवश्यकता के अनुसार बदल जाता है, जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, तो जो आपका वर्तमान में होगा उसको आप उस तरीके से लिखेंगे, भूत में अलग तरीके से लिखेंगे, तो क्योंकि वाक्य हम बना रहे हैं, ठीक है। तो शब्द आपका स्वतंत्र होता है, वाक्य प्रयुक्त पद कार्य के अनुसार कोई ना कोई भूमिका अवश्य निभाता है, तो यहाँ तक आपने लिख लिया था। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर शब्द की क्या क्या विशेषता होती है, फिर पद के बारे में जाते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, ये भाषा की सबसे छोटी नहीं कह सकते, सबसे छोटी तो आपका वर्ण है, तो ये जो है आपकी स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, यानी इससे कोई ना कोई आपका अर्थ निकलता है।
शब्द भाषा में विशिष्ट महत्व रखते हैं जो हमारे भाव विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है और शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं, शब्दों की क्या क्या विशेषता है, और आगे अब हम इसमें शब्द और पद में जानेंगे अंतर। चलिए, तो शब्द क्या है, देखिए शब्द और पद को पढ़ा, आपका टॉपिक तो पद है, लेकिन हम शब्द पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को डाउट होता है कि शब्द ही आपका पद है, शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब उसी शब्द को आप वाक्य में बांध देते हैं वो आपका पद कहलाता है। तब वो आपका ये नहीं कहलाएगा, वो शब्द नहीं कहलाएगा, वो आपका पद कहलाएगा। ठीक है ना? शब्द कोश में रहते हैं और एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, आम, खा। ठीक है। पद शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का प्रयोग करके या व्याकरणिक नियमों में, अब आपने विभक्ति चिन्ह भी पढ़े हैं जिसमें आपका का, की, के, नानी, ने, इस प्रकार से। तो अब जब हम पद बनाते हैं, पद जो है शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्हों और परसर्गों का प्रयोग करके तथा व्याकरणिक नियमों में बांध कर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वही शब्द आपका पद बन जाता है। ठीक है, तो ये अंतर जानना बहुत आवश्यक है कि शब्द कोश में रहते हैं और एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, आम, खा, ये अलग अलग शब्द हैं, ये स्वतंत्र हैं और इनका अर्थ होता है। पद जो है शब्दों के साथ मिलकर के क्या क्या चीजें बनाते हैं, एक विभक्ति चिन्हों, जिसमें आपने को, का, की, के, नानी, ने, है ना, इस तरह से मैं, पर, इस प्रकार से जो है ये आपके विभक्ति चिन्ह है, या परसर्गों का प्रयोग करते हैं, हम व्याकरणिक नियमों में बांध कर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वही शब्द आपका पद बन जाता है। जैसे लड़के ने आम खाया, यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, लड़के ने आम खाया, तो अब ये लड़का जो है, लड़के के साथ ये ने विभक्ति चिन्ह लग गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, परसर्ग का प्रयोग हुआ है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और आप जानते हैं कर्ता ने, कर्ता के साथ जो है आपका ने लगता है ना, कर्ता ने, क्योंकि काम करने वाला लड़का है। ठीक है, तो लड़के ने आम खाया, तो लड़के ने आम खाया, यहाँ पर आपको बिल्कुल अर्थ समझ में आ रहा है क्योंकि हमने विभक्ति चिन्ह लगाया है, लेकिन लड़के आम खाएंगे, यहाँ पर आपने चिन्ह नहीं लगाया है, लड़के आम खाएंगे, व्याकरण सम्मत नियमों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं पदों में। तो अब ये लड़का आपका कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर ये पद है, और इस पद की ही हमें पहचान करनी है कि किसी वाक्य में कौन कौन से पद होते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा, विकारी और अविकारी शब्द, जब आप संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, तो इस प्रकार से जो है आप इसको विस्मयादि बोधक, इस प्रकार के जो आप लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इन्हीं की हमें पहचान करनी है कि ये है क्या, किसी वाक्य में जो ये पद हैं ये क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लड़के ने आम खाया, इसमें परसर्ग का प्रयोग किया गया है, लड़के आम खाएंगे, ये व्याकरण सम्मत नियमों का प्रयोग इसमें किया गया है। चलिए लिखिएगा, अब हमारा आता है जो मेन टॉपिक है, पद बंध। पद बंध क्या है? तो व्याकरण के नियमों में बंधकर जब पदों का समूह एक इकाई का काम करने लगे, तब ऐसे पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है। इसे वाक्यांश, जिसे आप अंग्रेजी में फ्रेजेस भी कहते हैं। ठीक है, दशरथ पुत्र राम वन को गए, हमेशा हंसने वाले तुम आज क्यों उदास हो। तो क्या व्याकरण के नियमों में बंधकर जो जब पद, देखिए अभी तक आपने नहीं भी लिखा कोई बात नहीं, यहाँ से आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका टॉपिक आता है। तो व्याकरण के नियमों में बंधकर जब पदों का समूह एक इकाई का काम करने लगे, तब ऐसे पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है।
इसे वाक्यांश भी कहते हैं, इसे फ्रेज फ्रेज भी कहते हैं, वाक्यांश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा दशरथ पुत्र राम वन को गया, ये पदों का समूह है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। हमेशा हंसने वाले, तुम आज क्यों उदास हो, हमेशा हंसने वाले तुम आज क्यों उदास हो, तुम 1 घंटे से बोलते ही चले जा रहे, तुम 1 घंटे से बोलते ही चले जा रहे हो। तो ये जो है पदबंध वाक्य का अंश है, इसे पूरा वाक्य समझने की भूल ना करें। जो पदबंध है वो वाक्य का एक अंश है, वो आपका पूरा वाक्य नहीं है। हमने कहा ना, जब शब्दों को आप वाक्य में लिखते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वही शब्द, पूरे वाक्य की हमने बात नहीं की है, वही शब्द, जैसे हमने कहा दशरथ या पुत्र या राम, यही शब्द यहाँ पर जा करके आपके क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पर आपके वाक्य पद कहलाते हैं। तो पदबंध वाक्य का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दशरथ पुत्र राम, ये आपका पदबंध है। हमने दशरथ पुत्र राम शब्दों को जो है किसमें किया है, एक वाक्यांश में बदल दिया है। दशरथ पुत्र राम, राम न कह करके दशरथ पुत्र राम कहा, तो ये आपका पदबंध है, क्योंकि हमने पदों को बंद करके लिखा है। तो इसको आप खोल ही नहीं सकते, अलग ही नहीं कर सकते हैं। दशरथ पुत्र राम, ये आपका पदबंध है, इस पूरे वाक्य का एक वाक्यांश है ये। हमेशा हंसने वाले तुम, अब तुम्हें क्या कहा गया है, तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ कहा गया कि तुम हमेशा हंसने वाले तुम, तो ये क्या है, पूरे वाक्य का एक वाक्यांश है और साथ में पदों का क्या है, बंध है। हमने पदों को जोड़ करके क्या किया है, पदबंध बनाया। तो जरूर लिखिएगा इसे, वाक्य के नियमों में बंधकर जब पदों का समूह एक इकाई का काम करने लगे। तो देखो, दशरथ पुत्र राम का एक ही तो इकाई है, इससे यही तो बात आती है समझ में कि पुत्र दशरथ का पुत्र कौन, राम, तो एक ही बात है ये। तो वो एक इकाई का काम करने लगे, तब ऐसे पदों के समूह को पदबंध कहा जाता है, इसे वाक्यांश कहते हैं। और देखिए मुख्य बिंदु में कि इसे वाक्य समझने की आपको भूल नहीं करनी है कि पदबंध आपका पूरा वाक्य है, नहीं। हमेशा हंसने वाले तुम अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए जो है आगे से कुछ विशेषण लगाया गया है, हमेशा हंसने वाले तुम, तो बेसिकली यहाँ तुम्हारे लिए ही ये बात कही गई है, यहाँ पर राम के लिए ही कही गई है, ये एक इकाई में लिखी गई है। तुम 1 घंटे से बोलते ही चले जा रहे हो, तो ये जो है चले जा रहे हो, तो ये जो है क्रिया पर जो है क्या लगाया गया है, सहायक क्रिया है, तो लेकिन ये जो है एक पदबंध के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर दशरथ है, पुत्र है, राम है, तो एक से अधिक पदों का यहाँ पर समावेश हुआ है। ये पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। व्याकरणिक इकाई का मतलब एक ही अर्थ ये निकाल रहा है, दशरथ पुत्र राम, तो एक ही तो बात है, राम के लिए ही कहा गया है। हमेशा हंसने वाले तुम, तो इस तरह से रखा गया है कि हमेशा हंसने वाले तुम। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से देख सकते हैं कि तुम हमेशा हंसते हो, तो आज क्यों उदास हो। लेकिन यहाँ हमने इस वाक्य को जो है एक वाक्यांश में बदल दिया, इस प्रकार से इसे पदबंध के रूप में इस वाक्य में रखा है कि ये जो है एक इकाई की तरह यहाँ प्रतीत हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, तुम हमेशा हंसने वाले तुम, ये जो है एक इकाई की तरह यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसमें एक से ज्यादा पद हैं। तो पद और पदबंध में अब आप अंतर समझ गए होंगे। पद क्या होता है, पद बेसिकली आपका शब्दों का जो है एक सार्थक, जब आप व्याकरणिक रूप से शब्दों को लिखते हैं, शब्दों में जो है प्रयोग किया जाता है, वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो वही आपका पद कहलाता है। लेकिन ये दशरथ पुत्र राम, ये आपका पदबंध है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर कहा दशरथ पुत्र राम वन को गए, तो हमने कहा राम वन को गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पद है, ये पद है, ये पद है। ठीक है, तो ये सभी पद है, लेकिन देखिए दशरथ पुत्र राम, ये
3 पदों का एक समूह बना गया है, पदों को बंद किया गया है। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए लिखिए इसे और इस मुख्य बिंदु को लिखिएगा कि पदबंध वाक्य का अंश है। ये पूरे वाक्य का ये सिर्फ एक अंश है, ये पूरा वाक्य नहीं है। ये जो दशरथ पुत्र राम लिखा है ये पूरे वाक्य का, पूरा वाक्य तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाक्य का एक सिर्फ और सिर्फ अंश है, वाक्य का अंश है, ये पूरा वाक्य नहीं है। इसे आप पदबंध कहेंगे। ठीक है, ये आपका पदबंध है। चलिएगा लिखिए इसे। तो पदबंध की आप कैसे पहचान करते हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, पदबंध वाक्य का एक अंश है, अर्थात वाक्यांश है, इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंध कर एक इकाई का काम करते हैं। वही बात हमने रिपीट कर दी, इसलिए ये पदबंध कहलाते हैं। प्रत्येक बंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। तो दशरथ पुत्र राम, इसमें आपका राम क्या है? मुख्य पद है। ठीक है, यहाँ पर राम आपका क्या है? मुख्य पद है, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राम के बारे में। हमेशा हंसने वाले तुम, तो यहाँ पर मुख्य पद आपका तुम है। ठीक है, चले जा रहे हो, तो चले यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये मुख्य पद होगा। तो ये जो है पदों में बंधे होते हैं, किसी पदबंध में जो है एक से अधिक पद होते हैं, साथ में ये वाक्य का वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य होता है। चलिएगा इन मुख्य बिंदुओं को भी आप लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो इन पदों के मुख्य बिंदुओं को लिखिएगा कि पदबंध होते क्या हैं। अब पदबंध के प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पर एक तो संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पद। तो आप किसी भी वाक्य में जो है, इसमें हम और चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो लिखिएगा संज्ञा पहला, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो राम बन गए, संज्ञा पदबंध क्या? इसमें संज्ञा क्या है? आपका राम है, तो ये है, ये जो है आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो राम, सॉरी इसको हम राम वन को गए नहीं, दशरथ पुत्र राम वन को गए, तो ये आपका संज्ञा है। यहाँ पर हम संज्ञा को हमने पदबंध के रूप में क्या किया है? बांधा है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पदबंध के प्रकार हो गए, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया आपका हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पदबंध समझ में आ गया होगा कि पदबंध क्या है, साथ में पद किसे कहेंगे और शब्द किसे कहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।